गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का लास्ट चैप्टर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। उसका नाम है अवर एनवायरमेंट, जो कि आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, कोई टफ नहीं है। ठीक है, हम इसको जानते हैं बेसिक से क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंट होता क्या है। तो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट देयर इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करते हैं, वो कहलाता क्या है? हमारा एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस एनवायरमेंट में हमारा बहुत मुख्य भूमिका होती है। हम बात करें पोल्यूशन की, तो फैलाने वाले हम ही हैं। चाहे गाड़ियों से निकलने वाला पोल्यूशन हो या फिर कारखानों से निकलने वाला पोल्यूशन हो, कुछ भी हो, हम करते हैं। हम इंसान करते हैं, हम ह्यूमंस करते हैं। पॉलीथीन ऐसे फेंक दिए, गाय खा रही है, भैंस खा रही है, कोई भी खा रहा है, खा के मर रहा है। ठीक है, छिलके हो गए, सब्जी छिलके हो गए, सब्जियों छिलके हो गए, फलों छिलके हो गए, सब क्या है? फेंक देते हैं वैसे ही। और वो जब क्या होता है, मिट्टी मिल जाते हैं, और मिट्टी की शक्ति जो होती है क्या है, उसको नष्ट कर देता है। तो कई प्रकार के जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसका जिम्मेदार हम ही हैं। तो आज इसको हम पढ़ रहे हैं बेसिक से कि क्या कौन कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं जो कि हम ह्यूमंस फैलाते हैं। तो बच्चों देखते हैं, इसमें हम पहला हमारा आता है इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपका पूरा एनवायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कवर कर देगा। तो आज जानते हैं इसको हम। तो बच्चों क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, देख लेते हैं आज। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से क्या होता है, डिसॉल्व आता है, अपने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सब्सटेंस दैट आर नॉट डिकम्पोज्ड, जो डिकम्पोज नहीं होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए पॉलिथीन वगैरह। पॉलिथीन क्या होती है, क्या मिट्टी में डालने से, मिट्टी में से हम फेंकते हैं तो वो घुल जाती है? क्या नहीं घुलती है, और उसी को खा के गाय क्या होती है, गाय मर जाती है। तो यही होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से डिसॉल्व नहीं होती है या पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो पूर्ण तरह से क्या होता है, डिकम्पोज होती है, जैसे कि छिलके वगैरह, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्लियर? अब हम इस बात करते हैं कि ऐसा कौन से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो इफेक्ट करते हैं इस एनवायरमेंट को। तो बच्चों हम जान लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किस प्रकार से हमारे एनवायरमेंट को करते हैं अफेक्ट। तो जान लेते हैं बेटा। पहला हमारा होता है इसमें प्लांट पार्ट्स, किचन वेस्ट, ट्री लीव्स कैन बी यूज्ड एज अ ह्यूमस आफ्टर डिकम्पोजिंग। दिस एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। मतलब चाहे पेड़ों के कुछ पार्ट्स हों या फिर किचन का जो वेस्ट वजह से सब्जियां आप काटते हैं तो छिलके निकलते हैं, या फिर ट्री लीव्स, पत्तियां वगैरह होती हैं पेड़ों की, ये सब क्या करते हैं, ह्यूमस आफ्टर कंपोस्टिंग। ये कंपोजिशन के दौरान ये ह्यूमस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे दिस एनहेंस फर्टिलिटी, इससे मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है, फर्टिलिटी वाली शक्ति होती है, वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है इट मेनली कंटेन्स कार्बन। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, मेन रूप से कार्बन सब्सटेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दिस सब्सटेंस आफ्टर डिकम्पोजिशन रिलीज दैट कार्बन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और डिकम्पोज होने के बाद ये कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वापस अपने एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है,
तो ये दो कारण होते हैं जिस प्रकार से हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, अफेक्ट होता है। इफेक्ट नहीं, अफेक्ट होता है। क्लियर। अब आता है सेकंड हमारा डी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो इन्वायरमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। कहते हैं पहले इसमें क्या क्या बच्चों, कि बाय कंटामिनेटिंग सॉइल एंड वाटर रिसोर्स एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी में छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह हमारे द्वारा फेंके गए जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिथीन फेंक देते हैं, ऐसे हम चिप्स खाए फेंक दिए, चाय का कप पिए जो डिस्पोजल आती है फेंक दिए, तो वो क्या होता है उसमें मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पूर्ण तरह से डिकम्पोज नहीं करते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये पड़ता पहले इफेक्ट। दूसरा क्या होता है, the substance when accidentally eaten by stray animals can harm them। यदि यही पॉलिथीन वगैरह डिस्पोजल वगैरह तो कोई भी एनिमल्स खा लेते, जैसे मान लीजिए गाय वगैरह है खा लिए इसको, ठीक है, अचानक खा लेते हैं, दे कैन बी हार्मफुल। क्या होते हैं वह उसकी बॉडी को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, एंड इवन कॉज देयर डेथ, जिस कारण से उनकी मृत्यु आती है, मर जाते हैं। तो जो भी पॉल्यूशन फैलता है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट को ये चीजें होती हैं, इफेक्ट करती हैं, उसका जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है इकोसिस्टम। क्या होता है, द सिस्टम क्रिएटेड एंड डेवलप्ड ड्यू टू इंटररिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हमारे इस अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस हैं, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दोनों के बीच में एक कोरिलेशंस या इंटर रिलेशनशिप जो पैदा होता है, जिस कारण से हमारा ये नेचर एक बैलेंस कंडीशन में होता है, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इसको और तरह से समझे हम इसको। देखिए जितने भी लिविंग्स थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बीच में एक प्रकार का इंटर रिलेशनशिप के कारण, इंटर रिलेशनशिप होने के कारण हमारे वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट का जो बैलेंस होता है बना रहता है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। जिससे कि हम बोले कि जैसे पानी गिरता है, ठीक है, रेनफॉल होता है तो पूरे टाइम पे होता है, जैसे मान लीजिए जून से गिरना शुरू होता है, सितंबर तक गिरता है, ठीक है, फिर ठंडी पड़ती है, उसके बाद मई जून में गर्म, मतलब अप्रैल मई में गर्मी पड़ती है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पड़ती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। वैसे पानी नहीं गिरता जैसे बाढ़ आ गया हो, ठीक है, तो अपना एक जो मेंटेनेंस है, बैलेंस है, अपनी जो नेचर है बना रखता है, तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर। तो बच्चों हम बात करें एग्जाम्पल की कौन कौन से इकोसिस्टम में आते हैं, तो पहला हमारा आता है नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे हम बात करें फॉरेस्ट की, जंगलों की, पॉन्ड्स, लेक, ओशियन, रिवर, ये सब किस में आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं, जो नेचर से हमें ऑलरेडी मिलता है, मेन मेड नहीं होता है। ठीक है ना। अब से आता है आर्टिफिशियल, जो होता है मैन मेड होता है। जैसे मान लीजिए गार्डन्स कौन बनाता है, हम बनाते हैं। अब गार्डन से जाइए, वहाँ पे हरी पत्तियाँ या हरे पेड़ पौधे, इतना अच्छा रहता है, सब झूले वगैरह लगे रहते हैं, गार्डन में इतनी शांति रहती है कि वहाँ का वातावरण एक जैसा रहता है, वहाँ पे मेंटेनेंस बैलेंस बना रहता है। ठीक है। क्रॉप फील्ड्स, जो खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पे देखिए आप लोग, तो जहाँ पे हरियाली रहती है वहाँ का वातावरण ही अलग होता है, शांति मिलती है मन को, क्योंकि वहाँ का जो बैलेंस होता है, मेंटेनेंस होता है किसका, नेचर का, वो इक्वल रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है। तो ये होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स। क्लियर। अब बच्चों हमारा टॉपिक क्या होता है, फूड चेन एंड वेब्स। ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक हमारा आता है
ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग ही सब अपना अपना खाना खाते हैं। मतलब सर अपना अपना खाना खाते हैं मतलब क्या? तो उसी उदाहरण चाहता हूँ मैं आपको डीपली इसमें कि फूड चेन और वेब को समझने से पहले आपको ये पता चल गया तो आप समझ जाओगे हाँ एक्चुअली होता है इसमें क्या है। ठीक है, तो जानते क्या होता है ट्रॉपिक लेवल बच्चों? द वेरियस लिंक्स और स्टेप इन अ फूड चेन at which the transfer of food and energy take place। ठीक है, तो फूड चेन में एक अलग अलग स्टेप से या अलग अलग तरीकों से फूड क्या होता है? फूड का होता है ट्रांसफर, ठीक है, जिससे एनर्जी टेक प्लेस और उससे एनर्जी मिलती आती है। जैसे आपने सुना होगा कि जनरली एग्जाम्पल हमने पढ़ चुका है, ये चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमने सुना होगा ऐसे हमारे चारा होता है, ठीक है, ग्रास होती है, तो ग्रास कौन खाता है? ग्रास ऊपर खाता है, उसको फिर फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को अदर ईगल खाएगा। तो इस प्रकार से फूड चेन बनती जाती है। तो उसमें वही बताया गया है कि फूड चेन में स्टेप बाय स्टेप फूड क्या होता है? ट्रांसफर होता है और जिससे एनर्जी मिलती आती है, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब इस ट्रॉपिक लेवल में क्या आता है बच्चों, देखते हैं इसको हम। क्या लिखा है इसमें? द आउटक्रॉप्स और द प्रोड्यूसर, आउटक्रॉप्स बोल लो या प्रोड्यूसर बोल लो, आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कहां होते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या है इसमें? प्रोड्यूसर मान लीजिए क्या है? ग्रास है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेरोट्रॉप्स या फिर कंज्यूमर। अब ये जो ग्रास है, ग्रास बनी कैसे? भाई सिंपल सी बात है यार, सनलाइट आएगी, सूर्य की रोशनी आएगी, हम जो पानी डालते हैं, है ना, खाद पानी डालते हैं, तो क्या होती है? ग्रास बनती है। ठीक है, तो जो सनलाइट से आती है, तो हमारा सनलाइट से क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। द फिक्स अप टू द सोलर एनर्जी, एनर्जी आ रही है, जिससे हमारा क्या हो रहा है? ग्रास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रास उत्पन्न हो रहा है। ग्रास क्या है? ग्रास हमारा है और क्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर। फिर ये ग्रास जब पैदा हो गई, ग्रास जब बड़े हो गई, तो उस ग्रास को खाने के लिए अलग अलग प्रकार के हेरोट्रॉप्स या फिर कंज्यूमर बनेंगे। इसे मान लीजिए द हॉर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर कंप्राइज द सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। कहाँ आता है? सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे आता है। मतलब जो प्रोड्यूसर हमारा क्या है? ग्रास है, तो उस ग्रास कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा, वो हमारा क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ। फिर ग्रास हॉपर कौन खाएगा? मान लीजिए फ्रॉग खाया, फ्रॉग मतलब कौन हमारा हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो। क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। वही लिखा गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर कंप्राइज द सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर क्या आएगा? सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या लिखा है यहाँ पे? स्मॉल कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर्म द थर्ड। फिर सेकेंडरी से थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा। और जो सबसे बड़े होते हैं लार्ज कार्निवोरस, जैसे मान लीजिए लॉयन, टाइगर, ठीक है, जो लार्ज कार्निवोरस होते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर बातें गई है। टर्शरी बोल लो या फिर लार्ज बोल लो, लार्ज कार्निवोरस या टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं फॉर्म अ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने वाली बच्चों बात यही है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो हमारा प्रोड्यूसर है ग्रास, वो कैसे बनी? एनर्जी, एनर्जी कौन सी? सोलर एनर्जी से। उसको कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, जैसे मान लीजिए ग्रास ऊपर है। फिर ग्रास ऊपर कौन खा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, जैसे मान लीजिए इसलिए फ्रॉग मान लीजिए, ठीक है ना। और फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? टर्शरी कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए आउल है, ईगल है, ठीक है, पिकॉक है,
कुछ भी समथिंग। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, फूड चेन बनती जाती है। ठीक है, तो इस फिगर में आपको देखने से क्या मिल रहा है बच्चों, कि ग्रास जो है प्रोड्यूसर है, विच इज ईटन बाय ग्रास हॉपर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, देन द ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लास्ट फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, पिकॉक एक्सेट्रा टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, क्लियरली। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो ये में मान लीजिए कि आपका टॉपिक लेवल मतलब फूड चेन और वेब क्लियर हो गया। इतना ही पूछेगा आपसे, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। हम ह्यूमंस बीइंग्स ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं जिस कारण से एनवायरमेंट को अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो पहला नंबर हमारा आता है ओजोन लेयर। ये आपने नाम सुना होगा ओजोन लेयर का, इसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इट इज इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। ये क्या होती है, हमारी लाइफ के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, इट शील्ड द सरफेस ऑन अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। सूर्य से आने वाली यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो उससे हमें करती है, प्रोटेक्ट करती है। कौन, ओजोन लेयर। जो सूर्य से आने वाली यूवी रे होती है उससे हमको करती है प्रोटेक्ट। ठीक है, दिस रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल। ये क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है रेडिएशन, जिससे क्या होता है, इट कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट। आंखों में मोतियाबिंद होता है और स्किन कैंसर भी होता है। ठीक है, इट इज हार्मफुल फ्रॉम क्रॉप्स। फसलों के लिए भी क्या होती है, ये हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर यदि ना हो तो ये सब हो सकता है, कैंसर, कैटरेक्ट और फसलों को नुकसान होता है। तो ओजोन लेयर ऐसा थोड़ी करेगी कभी, लेकिन ओजोन लेयर को जो प्रभावित हो रही है, जो नष्ट हो रही धीरे धीरे, तो कौन कर रहा है, हम ह्यूमन बींग्स ही कर रहे हैं। इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं जिस कारण से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर भी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, तो यही हमको समझना है। हम अपने सुख शांति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे हमारी पृथ्वी को, हमारी इस अर्थ को या हमारे इस एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपना स्वार्थ दिखता है बस, जिसका हमको बाद में प्रभाव उसको देखने को मिलता है। और देख ही रहे हैं, भूकंप है, सुनामी है, ठीक है टोर्नेडो है, ये सब क्या है, सूखा है, बाढ़ है, सब क्या है, हमारे द्वारा दी गई देन है। हम जो इतना अत्त मचा रहे हैं उसका ही फल हमको मिल रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है, जो हमारे इस एनवायरनमेंट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, चलो जानते हैं। जैसे हमने कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, हमने चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पिया और उसकी बॉटल या उसके रैपर कर दिए, बाहर फेंक दिए, और कोई उसका एनिमल खाएगा और वो मर जाएगा। तो हम इतना अत्त मचा रहे हैं, जो इतना अति कर रहे हैं, इससे हमारा जो है एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। आप देख रहे हो सुनामी, भूकंप, ठीक है, बाढ़, सूखा, टोर्नेडो, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब की देन हम ही तो हैं। हम ही इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं। हमको अपने से मतलब है और दुनियादारी से मतलब नहीं है, हम सोच के चल रहे हैं। इस कारण से हम उल्टा खुद ही उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे घर से कचरा निकलता है, हम फेंक देते हैं बाजू वाले के यहाँ। ये क्या है, वो जाने, वो कैसा काम जाने, हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं करना है। हमारे घर में जो कचरा निकलता है उसको बगैर डालें डस्टबिन में, और वह कचरा गाड़ी आती है उसमें डालें। इससे हमारा और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वह पूर्ण रूप से प्रदूषित ना रहे, ठीक है, स्वच्छ रहे। इससे गंदगी ना फैलेगी, और गंदगी फैलेगी तो उससे बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सब पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं और हमको ही उल्टा इफेक्ट करते हैं।
तो बच्चों मेन आपका यही है कि आप ये 2 पॉइंट्स को जो ओजोन वाला पढ़े हमने और ये वाला पढ़े, इसमें आप ध्यान रखेंगे और यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ पूरा एंड। क्लियर? अब इस साइंस की बुक का पूरे चैप्टर एंड हो गए हैं, ठीक है। और रैपिड रिवीजन हमने बनाया है, यदि आपको जाकर देखना है तो देख सकते हैं। इससे आपको पूरे जो आईएमपी टॉपिक्स है, आईएमपी चैप्टर्स हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।